उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता का यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता है। यह सर्वोत्तम संयोग क्या होगा? यह उपभोक्ता की रुचियों और वह कितना व्यय कर सकता है वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है। यह अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो भिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक संकेत तथा अभिग्रह। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हों। हम इन दोनों वस्तुओं को केला और आम कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षिप्त में बंडल कह सकते हैं। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 परिवर्ती का और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्ती का उपयोग करेंगे। x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। x1 x2 का तात्पर्य होगा कि केला की x1 मात्रा तथा आम की x2 मात्रा x1 तथा x2 के किसी विशेष मूल्य के लिए x1 x2 हमें एक विशेष बंडल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बंडल 5 10 में केले की 5 इकाई और आम की 10 इकाई हैं। बंडल 10 5 में केले की 10 इकाइयाँ और आम की 5 इकाइयाँ हैं। उपयोगिता। सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता अथवा संतोष के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा एक वस्तुओं शब्दों का प्रयोग सर्वत्र वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों के लिए किया गया है। दूसरा यह धारणा है कि वस्तुएं केवल दो ही हैं। विश्लेषण को सरल कर देती है और सरल आरेख के जरिए संकल्पनाओं को समझने में सहायक है। उसको प्राप्त करने के की जितनी ज्यादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ भी बदल सकती है। जैसे कि एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में। स्थान वहाँ गर्मी एवं मौसम है या ठंड का मौसम है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता की माप सकते हैं और कहें कि यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापों को समझें। उपयोगिता के उपाय। कुल उपयोगिता टोटल यूज TU एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु X की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है तथा TU वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है तथा TUN वस्तु X की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता MU कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 किलो से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो में से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई। 30 इकाइयाँ 28 इकाइयाँ, इसीलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। MU5 बराबर TU5 माइनस TU4 बराबर 30 माइनस 28 बराबर 2। साधारण
रूप से एम यू एन बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, जहाँ पर एन का अर्थ है वस्तु की nth इकाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से भी संबंधित किया जा सकता है। टी यू एन बराबर एम यू एन प्लस एम यू टू प्लस डॉट 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 प्लस एम यू एन माइनस वन प्लस एम यू एन। सरल रूप से इसका अर्थ है कि केलों की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला एम यू एन, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केले एम यू टू, और इसी प्रकार nth इकाई तक का कुल योग। तालिका संख्या 2.1 तथा रेखाचित्र 2.1 एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से मिलने वाली सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल का एक काल्पनिक उदाहरण को दिखाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुल मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु की ओर और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका तथा रेखाचित्र में इसी को दिखाया गया है। देखिए कि MU3 MU2 से कम है। आप यह भी देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन घटी हुई दर पर किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उसकी सीमांत उपयोगिता की आय है। यह सीमांत उपयोगिता तालिका 2.1 एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य इकाई कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 1 12 12 2 18 6 3 22 4 4 24 2 5 24 0 6 22 माइनस 2 वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि के साथ गिरती जाती है, 12 से 6 6 से 4 और इसी प्रकार आगे। यह निष्कर्ष हासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। हासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। रेखाचित्र 2.1 उपयोगिता -5 0 5 10 15 20 25 30 वस्तु की मात्रा 1 2 3 4 5 6 तक टोटल उपयोगिता टी यू से और एम यू से डॉट डॉट वाले दिखाए गए हैं। किसी वस्तु के विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत एवं कुल उपयोगिता के मूल वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। एम यू उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब टी यू स्थिर रहता है। दिए गए उदाहरण में पांचवी इकाई के उपभोग पर टी यू अपरिवर्तित रहता है, अतः एम यू बराबर 5 बराबर 0 के पश्चात टी यू गिरने लगती है और एम यू ऋणात्मक हो जाती है। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। हासमान उपयोगिता नियम किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है? वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है कि को उस वस्तु की मांग कहते हैं। वस्तु एक्स की मांग एक्स वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमत प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं 2.4 देखें। उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है। जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हुए। चित्र 2.2 एक व्यक्ति का वस्तु एक्स के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। मात्राओं को क्षैतिज अक्ष पर तथा कीमतों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया गया है। नीचे की ओर ढालवा मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति एक्स वस्तु एक्स के लिए एक व्यक्ति का मांग वक्र कीमत 0 10 20 30 40 50 में मात्रा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बीच में रेखा चित्र 2.2 के लिए कर्व दिखाई गई है। जो नीले रंग का कर्व गिरता हुआ दिखाई गई व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने को इच्छुक है तथा ऊंचे मूल्यों पर वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाले मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। इसी मांग का
नियम कहते हैं। नीचे की ओर ढालवा मांग वक्र की स्पष्टीकरण आसमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताती है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई मांग कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसीलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा और इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालवा वक्र होता है। यक्स वस्तु की ₹40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति की यक्स वस्तु की 5 इकाइयों की मांग थी। वस्तु की छठवीं इकाई 5वीं इकाई से कम महत्व की होगी। व्यक्ति छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत ₹40 प्रति इकाई से नीचे गिर जाए। अतः आसमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्र का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका एक बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उपयोगिता की संख्याओं में नहीं मापता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता के अभिमानों को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक द्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदुओं जो उपभोक्ता का सामान्य उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं को रेखाचित्र 2.3 में दिखाए गए वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जोड़ा जा सकता है। वक्र रेखाचित्र 2.3 आम केला 1 2 3 4 9 10 12 15 के बीच में ABCD 1C के दिखाई गई। अनाधिमान वक्र। एक अनाधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बंडलों को जिनके उपभोक्ता तटस्थ समझता है और उन्हीं को जोड़ता है। एक अनधिमान वक्र पर सभी बिंदुएं जैसे ABCD उपभोक्ता को समान स्तर पर संतोष प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वह उसी अनादिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में MRS सरल रूप से वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे। अतः MRS बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का मान होल क्यू यानी 3 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इफ डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इफ डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लेस देन 0। MRS डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का मान का अर्थ है कि MRS बराबर होता है केवल डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के परिमाण के लिए डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -3/1। तो इसका अर्थ है कि MRS बराबर 3। तालिका 2.2 आसमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम का प्रदर्शन संयोग केलों की मात्रा QX आमों की मात्रा QY सीमांत प्राप्त दर MRS A1 15 B2 12 3.1 C3 10 2.1 D 4 9 1.1। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं केले की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए जाने वाले आमों की मात्रा गिरती जाती है। अन्य शब्दों में केलों की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम हो जाता है। उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है केलों से प्राप्त AMU गिरती जाती है। इसी भांति आमों की संख्या में कमी से आमों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस प्रकार केलों की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ता की कम और कम
आमों की मात्रा त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। केलों की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप एमआरएस के गिरने की इस प्रवृत्ति को हासमान सीमांत प्रतिस्थापना का नियम कहते हैं। इसे चित्र 2.3 में देखा जा सकता है। ये बिंदु से बिंदु बी पर जाने में उपभोक्ता 3 आमों का त्याग करता है। बिंदु बी से सी बिंदु पर जाने में वह 2 आमों का त्याग करता है तथा सी बिंदु से डी पर जाने में वह 1 आम का त्याग करता है। तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी आमों की मात्रा का त्याग करता है। अनाधिमान वक्र की आकृति उल्लेखनीय है कि हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम अनाधिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। क्यों? एक अनाधिमान वक्र बनाकर इसकी जांच कीजिए। एक अनाधिमान वक्र की यह अति सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुओं से सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है, यह समान रहती है। एक उदाहरण लेते हैं। तालिका 2.3 हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का प्रदर्शन संयोग 5 रुपए की नोटों की संख्या QY, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या QY, शिप्रा दर MRS A18, B27 1:1, C36 1:1, D45 1:1। यहाँ इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपए के सिक्के तथा 5 रुपए के नोटों का योग वही रहता है, उपभोक्ता तटस्थ है। उपभोक्ता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले अथवा 5 रुपए का एक नोट। इसीलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपए के कितने नोट हैं, उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के सही विकल्प उन वस्तुओं के लिए है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और उपभोक्ता को उसी तरह की उपयोगिता प्रदान करता है। बदले केवल एक 5 रुपए का सिक्का त्याग करेगा। इसलिए उपभोक्ता के लिए यह देने वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है और इनको प्रदर्शित करने वाले अनाधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। रेखाचित्र 2.4 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5, 6, 7, 8 के LM ABCD 1C 1 2 3 4 MRS बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का माड बराबर -1 बटे 1 बराबर 1। रेखा पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए अनाधिमान वक्र दो वस्तुओं का अनाधिमान वक्र जो पूर्ण स्थापन होती है एक सीधी रेखा होती है। चित्र 2.4 में यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्कों का त्याग करता है जब प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपए का नोट होता है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अनाधिमान वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं की अनाधिमान एक सीधी रेखा होती है। एक दिष्ट अधिमान उपभोक्ता अधिमानों के विषय में यह मान लिया जाता है कि अगर किन्हीं दो बंडलों X1 X2 और Y1 Y2 में X1 X2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो और Y1 Y2 की तुलना में अन्य वस्तुओं की कम मात्रा न हो तो उपभोक्ता Y1 Y2 के बजाय X1 X2 को अधिमान देता है। अधिमानों के इस प्रकार को एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा न हो। रेखाचित्र 2.5 अनाधिमान मानचित्र अनाधिमान वक्रों का एक परिवार तीर दिखाता है कि उच्च अनाधिमान वक्र पर बंडल नीचे अनाधिमान वक्र पर बंडलों की अपेक्षा पसंद किए जाते हैं। ओ आम और केला 1C1 1C2 1C3 1C1 1C2 1C3 ये बीच में तीर के रूप में दिखाई गई है। अनाधिमान मानचित्र सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को अनाधिमान वक्र समूहों द्वारा दर्शाया जा सकता है जैसे कि रेखाचित्र 2.5 में दर्शाया गया। इसे उपभोक्ता का अनाधिमान मानचित्र कहते हैं। अनाधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अधिमानों
की एक दृष्टा का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनादिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडलों पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। अनादिमान वक्रों के लक्षण विशेषताएं। अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। एक अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि अधिक यक्ष वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यदि उपभोक्ता वाई वस्तुओं की कुछ मात्रा का यक्ष वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होने पर त्याग नहीं करता है, तो इसका यह अर्थ होगा कि उपभोक्ता वाई की वस्तुएं वही अथवा अधिक मात्रा यक्ष वस्तुओं के बदले प्राप्त वक्र रेखाचित्र 2.6 ओ आम केला डेल्टा x1 डेल्टा x2 x1 x2 डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2 अनादिमान वक्र का ढला हुआ अनादिमान वक्र नीचे की ओर ढलवा होते हैं। अनादिमान वक्र केलों की मात्रा में वृद्धि, आमों की घटी हुई मात्रा जुड़ी हुई है। यदि डेल्टा x1 ग्रेटर देन 0 करता है वह एक ऊंचा अनादिमान वक्र पर चला जाता है, अतः जब तक उपभोक्ता उसी अनादिमान वक्र पर स्थित है, केलों में वृद्धि को आम की मात्रा कम करके क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तब एक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर पर बढ़ेगी। केले और आम के तीन विभिन्न संयोग ए बी सी को देखिए। तालिका 2.4 और रेखाचित्र 2.7 में दिखाया गया है। तालिका 2.4 उपयोगिता के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व वस्तु के विभिन्न संयोजन के रूप में होता है। संयोग केलों की मात्रा, आमों की मात्रा A1 10, B2 10, C3 10 संयोगों ए बी तथा सी में आमों की समान मात्रा है, परंतु केलों की मात्रा भिन्न है। संयोग बी ए की अपेक्षा उपयोगिता का उच्च स्तर प्रदान करेगा, इसीलिए बी ए की अपेक्षा एक ऊंचे अनादिमान वक्र पर होगा, अधिक संतोष को व्यक्त करेगा। इसी भांति सी में बी की अपेक्षा अधिक केले हैं। बी और सी में आमों की मात्रा समान है, इसीलिए सी बी की अपेक्षा संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करेगा और बी की अपेक्षा एक और ऊंचे अधिमान वक्र पर होगा। रेखाचित्र 2.7 सभी उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। आम केले 10 1 2 3 ए बी सी, फर्स्ट C1 फर्स्ट C2 फर्स्ट C3, अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग उच्च अनादिमान वक्र पर होंगे तथा उन संयोगों का प्रतिनिधित्व करेगा जो संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करेगा। दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक दूसरे को काटते हुए अनादिमान वक्र परस्पर विरोधी परिणामों को दिखाएंगे। इसे समझने के लिए हम चित्र 2.8 में दो अनादिमान वक्रों को एक दूसरे को काटने देते हैं, क्योंकि बिंदु ए तथा बी एक ही अनादिमान वक्र फर्स्ट C1 पर स्थित है। संयोग बी तथा ए से समान संतोष का स्तर प्राप्त होगा। इसी प्रकार बिंदु बी तथा सी एक ही अनादिमान वक्र फर्स्ट C2 पर स्थित है। संयोग बी तथा सी समान संतोष का स्तर प्रदान करेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु बी तथा सी से प्राप्त उपयोगिता समान है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विसंगत निष्कर्ष है, क्योंकि केलों की उसी मात्रा से जैसे बिंदु बी पर उपभोक्ता आमों की अधिक मात्रा प्रदान करता है, इसी प्रकार बिंदु बी पर उपभोक्ता बिंदु सी की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में है। अतः एक दूसरे को काटते हुए अनादिमान वक्र विसंगति निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अतः दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। रेखाचित्र 2.8 दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। आम केले A7, 10, B9, 7, फर्स्ट C1 फर्स्ट C2 C9, 5 उपभोक्ता का दो अनादिमान वक्रों सब कभी एक दूसरे को नहीं काटते। उपभोक्ता का बजट
मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे या आय ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिलीजुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। बजट सेट एवं बजट रेखा, मान लीजिए उपभोक्ता की आय m है तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः P1 तथा P2 हैं। यदि उपभोक्ता केलों की X1 इकाइयां खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर P1 X1 धन व्यय करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर उपभोक्ता आम की X2 इकाइयां खरीदना चाहता है तो उसे P2 X2 धन व्यय करना होगा। इसीलिए यदि उपभोक्ता केलों की X1 इकाइयों और आम की X2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है तो उसे P1 X1 प्लस P2 X2 धन राशि व्यय करनी होगी। यह बंडल तभी खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम P1 X1 प्लस P2 X2 धन राशि हो। वस्तुओं की विद्यमान कीमतों तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसी कोई भी बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता कोई X1 X2 बंडल निम्न स्थिति में खरीद सकता है: P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन आर इक्वल्स टू M इक्वेशन 2.5। यह असमानता 2.1 उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाती है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। किसी वस्तु की कीमत का आशय धन की उस राशि से है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। अगर मुद्रा की इकाई रुपया है और वस्तु की मात्रा को किलोग्राम में मापा जा रहा है तो केला की कीमत P1 होने का आशय यह है कि उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदना चाहता है उसके लिए उसे प्रति किलोग्राम P1 रुपये देने होंगे। उदाहरण 2.1 एक ऐसे उपभोक्ता का उदाहरण लें जिसके पास 20 रुपये हैं तथा मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये रखी गई है और ये समकालिक इकाइयों के रूप में ही उपलब्ध हैं। जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है वे हैं 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1 तथा 4, 0। इन बंडलों में से 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 तथा 4 0 की लागत ठीक 20 रुपये है तथा अन्य बंडलों की लागत 20 रुपये से कम है। उपभोक्ता 3,3 तथा 4,5 बंडलों को खरीद नहीं सकता क्योंकि प्रचलित लागत पर उनकी कीमत 20 रुपये से अधिक है। यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य हो तो उपभोक्ता के बजट से सेट में सभी बंडल X1 X2 समाहित होंगे क्योंकि X1 तथा X2 ऐसी संख्याएं हैं जो 0, 0 और P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन आर इक्वल्स टू M से बड़ी या इसके बराबर हैं। इस बजट सेट को रेखाचित्र 2.1 में एक आरेख के द्वारा दर्शाया गया है। धनात्मक चतुर्थांश के वे सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित हैं बजट सेट में शामिल है। रेखा का समीकरण P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M 2.2। इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत M के बराबर है। यह रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनकी लागत M से बिल्कुल कम हो। समीकरण 2.2 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है: X2 बराबर M/P माइनस P1/P2 इंटू X1। 2.3 इक्वेशन बजट रेखा एक सीधी रेखा है जिसका समस्तरीय अंतःखंड M/P1 तथा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड M/P2 है। समस्तरीय अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है। यदि वह अपनी सारी आय केले पर व्यय कर दे तो इस तरह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता उस स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय आम पर व्यय कर दे। तो बजट रेखा की प्रवणता -P1/P2। उदाहरण में जिन वस्तुओं
पर विचार किया गया था वे अविभाज्य थे और केवल पूर्णांकीय इकाइयों में उपलब्ध थे। अनेक वस्तुएं विभाज्य होती हैं अर्थात वे अपूर्णांकीय इकाइयों के रूप में भी विद्यमान होती हैं। हम आधा संतरा या चौथाई केला नहीं खरीद सकते, लेकिन आधा किलो चावल या चौथाई लीटर दूध खरीद सकते हैं। अपने विद्यालय में गणित पढ़ते समय आपने पढ़ा है कि सीधी रेखा का समीकरण y बराबर c प्लस mx होता है, जहां c ऊर्ध्वाधर अंतखंड और m सीधी रेखा की प्रवणता है। आप देखेंगे कि समीकरण 2.3 का रूप भी वही है। रेखाचित्र 2.9 आम m बाई P1 P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m बजट सेट m बटे P1 केले के लिए दिखाई गई। बीच में वो बजट सेट केले की मात्रा क्षैतिज अक्ष तथा आम की मात्रा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापी जा रही है। इस आरेख में कोई भी बिंदु दोनों वस्तुओं के एक बंडल को प्रदर्शित करता है। इस बजट सेट में दर्शाई गई सीधी रेखा के ऊपर या नीचे स्थित सभी बिंदु आ जाते हैं। इसका समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसा बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय हो जाता है। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता केले की एक इकाई अधिक लेना चाहता है, तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ दे। यदि उसे केले की एक अतिरिक्त इकाई की चाहत है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, यह दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगा। केले की एक इकाई का लागत P1 है, अतः उसे आम पर P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। P1 से वह वस्तु 2 की P1 बटे P2 इकाइयाँ खरीद सकता है। अतः यदि उपभोक्ता केले की एक अतिरिक्त इकाई चाहती है और वो अपनी संपूर्ण आय को व्यक्त करती है तो उसे आम की P1 बटे P2 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में दी गई बाजार की स्थिति में उपभोक्ता वस्तु एक को वस्तु 2 की जगह P1 बटे P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता आम के बदले केले खरीदी है जब वह अपनी संपूर्ण बजट खर्च कर देती है। बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति। बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर केले की प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में आम में हुए परिवर्तन की मात्रा का मापन करती हैं। बजट रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं x1 x2 तथा x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2 पर विचार करें। ऐसी स्थिति में P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m इक्वेशन 2.4 तथा P1 x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस P2 x2 प्लस डेल्टा x2 बराबर m इक्वेशन 2.5 इक्वेशन 2.5 में से 2.5 को घटाने पर P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 बराबर 0 अर्थात इक्वेशन 2.6 में पदों को पुनर्नियोजित करके हमें प्राप्त होता है डेल्टा x2 बट्टे डेल्टा x1 बराबर P1 माइनस P1 बट्टे P2 केला और आम के बीच में और x1 x2 डेल्टा x2 तो x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2 का मिलता है। डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है। गणित में डेल्टा का उपयोग कभी कभी एक बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अतः डेल्टा x1 से अभिप्राय है x1 में एक बदलाव तथा x2 से अभिप्राय है x2 में एक बदलाव। क्रम संख्या x का निरपेक्ष मूल्य x के बराबर है अगर डेल x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 तथा माइनस x के बराबर है। यदि x लेस देन 0 x के निरपेक्ष मूल्य को सामान्यतः मॉड x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बजट सेट में बदलाव। उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। जब दोनों में से किसी भी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय बदलती है तो उपलब्ध बंडलों का सेट भी बदल जाता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय m से बदलकर m डैश हो जाती है परंतु दोनों वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती। नई आय होने पर उपभोक्ता सभी बंडल x1 x2 खरीद सकता है जिसके होने पर P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन आर इक्वल्स टू m डैश। अब बजट रेखा का समीकरण है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m डैश इक्वेशन 2.8 समीकरण 2.8 निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है x2 इक्वल्स टू m डैश बटे P2 माइनस P1 बटे P2
इंटू x1 समीकरण 2.9। ध्यान दीजिए कि नई बजट रेखा की प्रवणता वही है जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से पहले की बजट रेखा की प्रवणता थी, तथापि आय में बदलाव के बाद ऊर्ध्वाधर अंतःखंड बदल गया है। यदि आय में वृद्धि होती है अर्थात यदि m डैश ग्रेटर देन m, तब ऊर्ध्वाधर अंतःखंड बढ़ता है। बजट रेखा के समानांतर बाह्य विस्थापन होता है। यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। इसी प्रकार यदि आय घटती है अर्थात यदि m डैश लेस देन m, तो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड घटता है तथा इस प्रकार बजट रेखा में समानांतर आवक स्थापनन होता है। यदि आय कम होती है तो वस्तुओं की उपलब्धता भी घटती जाती है। दोनों वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिणाम उपलब्ध बंडलों में होने वाले परिवर्तनों को रेखाचित्र 2.10 में दर्शाया गया है। आम m बाई P1 m डैश बाई P2 m डैश बाई P2 m डैश लेस देन m के लिए m डैश P1 m बटे P1 के लिए a o के बीच में दर्शाई गई। b बारे में m डैश P m बाई P1 m डैश ग्रेटर देन m बाई P2 m डैश बाई P2 केले के लिए b वाले में दर्शाई गई है। रेखाचित्र 2.10 वस्तुओं के उपलब्ध बंडलों के सेट में वह बदलाव जो उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है। आय में कमी हो जाने से बजट रेखा में समानांतर आवक स्थापनन होता है, जैसा कि पैनल ए में है। आय में वृद्धि से बजट रेखा में समानांतर जावक शिफ्ट होता है, जैसे कि पैनल बी में है। मान लीजिए कि वस्तु एक की कीमत P1 में बदलकर P1 डैश हो जाती है, परंतु वस्तु 2 की कीमत तथा उपभोक्ता की आय नहीं बदलती है। तब वस्तु 1 की नई कीमत पर उपभोक्ता सभी बंडल x1 x2 खरीद सकता है, अर्थात P1 डैश x1 प्लस P2 x2 लेस देन आर इक्वल्स टू m। बजट रेखा का समीकरण होगा P1 डैश x1 प्लस P2 डैश P2 x2 बराबर m। समीकरण 2.10 समीकरण 2.10 को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है x2 इक्वल टू m बटा P2 माइनस P1 डैश बटे P2 इंटू x1। समीकरण 2.11। ध्यान दीजिए कि नई बजट रेखा का ऊर्ध्वाधर अंतःखंड वैसा ही है जैसे कि केले की कीमत में बदलाव आने से पहले बजट रेखा के ऊर्ध्वाधर अंतःखंड का था, किंतु बजट रेखा की प्रवणता तथा क्षैतिज अंतःखंड कीमत में बदलाव के पश्चात बदल गई है। यदि केला की कीमत बढ़ती है अर्थात यदि P1 ग्रेटर देन P1 डैश ग्रेटर देन P1, तो बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य बढ़ता जाता है और इसी प्रकार बजट रेखा अधिक प्रवण हो जाता है। यह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड के आसपास आवक की ओर हो जाती है तथा क्षैतिजीय अंतःखंड गिर जाता है। यदि केले की कीमत घटती है अर्थात P1 डैश लेस देन P1, बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य घटता है तथा इस प्रकार बजट रेखा अधिक सपाट हो जाती है। यह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड के आसपास जावक की ओर हो जाती है तथा क्षैतिजीय अंतःखंड बढ़ जाता है। केले की कीमत में बदलाव के परिणाम स्वरूप उपलब्ध बंडल के सेट में बदलाव, जबकि आम की कीमत तथा उपभोक्ता की आय समान रहती है। रेखाचित्र 2.11 में दर्शाया गया है। आम P m बट्टे P2 ओ m बट्टे P1 डैश m बट्टे P1 केला के लिए वाले में दिखाई गई हैं। आम m बट्टे P2 m बट्टे P1 m बट्टे P1 डैश केले बी वाले में दिखाई गई। ये रेखाचित्र 2.11 वस्तुओं के उपलब्ध बंडलों के सेट में बदलाव के परिणाम स्वरूप केले की कीमत में बदलाव, केले की कीमत में वृद्धि बजट रेखा की अधिक प्रवणता बना देती है, जैसे कि पैनल ए में दर्शाया गया है। केले की कीमत में कमी बजट रेखा को अधिक सपाट बना देती है, जैसे कि पैनल बी में दर्शाया गया है। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडलों का चयन कर सकता है, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किसी आधार पर करता है। अर्थशास्त्री में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडलों का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की संतुलन कर सकती है। दूसरे शब्दों में वह दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रहता है। पिछले दो भागों में हम
अपने हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की थी और इसके इन बंडलों की अधिमान्यता के विषय में भी बताया था कि इस बंडल का वह चुनाव करती है। अर्थशास्त्र में साधारणतः यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तशील व्यक्ति होता है। युक्तशील व्यक्ति को स्पष्ट यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयास करता है कि वह अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करे। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। युक्तशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा ही वही बंडल चुनता है जिसे वह सर्वाधिक अधिमान देता है। पिछले भागों में यह देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध है तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्राप्त अनाधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप से भी वर्णित किया जा सकता है। युक्तशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि वह अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अनाधिमान वक्र के बिंदुओं पर कैसे पहुंचे। विस्थापन की सीमांत दर तथा कीमतों के अनुपात में समानता। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अनाधिमान वक्र को स्पर्श करती है। यदि बजट रेखा अनाधिमान वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करती हो तो अनाधिमान वक्र की प्रवणता का निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा कीमत अनुपात का निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर एक समान होंगे। हम पहले यह विचार कर चुके हैं कि अनाधिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तुओं को लेने के लिए तैयार है। बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। इष्टतम बिंदु पर दोनों दर एक जैसी होनी चाहिए। इसका कारण जानने के लिए एक ऐसे बिंदु को लें जहां ऐसा नहीं हो है। मान लीजिए ऐसे बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 है और यह भी मानते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमत एक जैसी है। इस बिंदु पर यदि उपभोक्ता को केले की एक अतिरिक्त इकाई दे दी जाए तो वह उसके बदले आम की 2 इकाइयां छोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन वह बाजार में केले एवं आम की केवल एक इकाई देकर ही केले की एक अतिरिक्त इकाई खरीद सकती है। इसीलिए अगर वह केले की एक अतिरिक्त इकाई खरीद लेती है तो वह इस बिंदु द्वारा प्रदर्शित बंडलों की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकती है और इसी प्रकार अपने अधिमानित बंडल को प्राप्त करने के ओर प्रवृत्त हो सकती है। अतः जिस बिंदु पर विस्थापन की सीमांत दर अधिक हो तो कीमत अनुपात इष्टतम बिंदु नहीं ले सकता। विस्थापन की सीमांत दर जिस बिंदु पर कीमत अनुपात से कम हो उसके विषय में ही तर्क स्वीकार किया जा सकता है। यदि ऐसा बिंदु कोई है तो वह कहाँ स्थित होगा। इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु इष्टतम नहीं हो सकता। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा कोई ऐसा बिंदु होता है जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरी की मात्रा भी कम नहीं होती। अतः उपभोक्ता एक निर्दिष्ट अधिमान वाले इसी बिंदु को अधिमानता देता है। अतः यदि उपभोक्ता के अधिमान एक निष्ठ हो तो बजट रेखा से नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमानता देता है। बजट रेखा के ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल सबसे अधिक अधिमान वाला बंडल बजट रेखा पर नीचे रेखा पर स्थित होता है। बजट रेखा पर इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होगा। जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अनाधिमान वक्रों में से किसी एक को स्पर्श करती है वही इष्टतम होगा। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए कि बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु को छोड़कर जिस पर वह अनाधिमान वक्र को छूता है किसी नीचे वाले अनाधिमान वक्र पर स्थित होता है और इस प्रकार निम्न स्तरीय होता है। अतः ऐसा एक बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता।
इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अनादिमान वक्रों का स्पर्श रेखीय हो। रेखाचित्र 2.12 में उपभोक्ता के इष्टतम को प्रदर्शित किया जाता है। X1 स्टार X2 स्टार पर बजट रेखा काले रंग वाली अनादिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय है। ध्यान देने वाली जो पहली बात है वह यह है कि जो अनादिमान वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श करता है वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनादिमान वक्र है। इससे ऊपर के अनादिमान वक्रों पर स्थित बंडल स्लेटी वाली की तरह उपभोक्ता की सामर्थ्य से बाहर है। इससे नीचे वाले अनादिमान वक्र पर स्थित बंडल नीले वाले की तरह उन बिंदुओं के निश्चित रूप से निम्न स्तरीय होते हैं जो बजट रेखा को स्पर्श करने वाले अधिमान वक्रों पर स्थित हैं। बजट रेखा का दूसरी कोई भी बिंदु निचले अनादिमान वक्र पर स्थित होता है और इसी कारण X1 स्टार X2 स्टार से निम्न स्तरीय है। इसलिए X1 स्टार X2 स्टार उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है। रेखाचित्र 2.12 आम X1 स्टार X2 स्टार केला उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु X1 स्टार X2 स्टार जहां पर बजट रेखा किसी अनादिमान वक्र पर स्पर्श रेखी है उपभोक्ता का इष्टतम बंडल दर्शाती है। मांग पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति की। हमने देखा कि वस्तु की मात्रा की जिसकी चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है वस्तु की अपनी कीमत। अन्य और अधिक संक्षिप्त में अगर इसी स्थिति को रेखाचित्र 2.12 में दर्शाया जाए तो इष्टतम बिंदु पर प्राप्त होगा जहां बजट रेखा किसी एक अनादिमान वक्र को स्पर्श करती है। यद्यपि दूसरी स्थिति भी है जहां इष्टतम उस बिंदु पर होता है जहां उपभोक्ता अपनी समग्र आय उसी वस्तु पर खर्च करता है। वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों तथा अनादिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है कि को वस्तुओं की मांग करते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यहाँ हम इनमें से एक परिवर्तन को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्तन से संबंध है। मांग वक्र तथा मांग का नियम। चित्र 2.13 कीमत मात्रा X बराबर PF। मांग वक्र किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। स्वतंत्र परिवर्त कीमत की माप ऊर्ध्व स्तर अक्ष पर की जाती है तथा परतंत्र परिवर्त की मांग सम स्तर अक्ष पर की जाती है। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा जिस उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध मांग फलन कहलाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है जब अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। X बराबर PF जहां X मात्रा को इंगित करता है तथा P वस्तु की कीमत इंगित करता है। फलन किन्हीं दो परिवर्ती X और Y के संबंध के विचार करें। X Y बराबर F X दो परिवर्तों X और Y के बीच इस प्रकार संबंध है कि X के प्रत्येक मूल्य के लिए परिवर्त Y का एक अद्वितीय मूल्य है। दूसरे शब्दों में PX एक नियम है जो एक
जो x के प्रत्येक मूल्य के लिए y एक अद्वितीय मूल्य निर्धारित करता है, क्योंकि y का मूल्य x के मूल्य पर निर्भर करता है, अतः y को परतंत्र परिवर्ती तथा x को स्वतंत्र परिवर्त कहा जाता है। उदाहरण एक ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करें जहां x के मूल्य 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं और मान लें कि उसके अनुरूप y के मूल्य क्रमशः 10, 15, 18 और 20 हैं। यह फलन y बराबर fx के द्वारा y और x के बीच संबंध है, जिसे इस तरह परिभाषित किया जाता है: f0 बराबर 10, f1 बराबर 15, f2 बराबर 18, f3 बराबर 20। उदाहरण 2, एक दूसरी स्थिति के संबंध पर विचार करें जिसमें x के मूल्य 0, 5, 10 और 20 हो सकते हैं और मान लीजिए कि उसके अनुरूप y के मूल्य क्रमशः 100, 90, 70 और 40 हैं, यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स के द्वारा y और x के बीच संबंध है, जिसे इस तरह परिभाषित किया जा सकता है: f0 बराबर 100, f10 बराबर 90, f15 बराबर 70 और f20 बराबर 40 दो परिवर्तों के बीच के फलन संबंध को प्रायः बीजगणितीय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए y बराबर 5 प्लस x और y बराबर 50 माइनस x। यहाँ x के मूल्य के बढ़ने पर y का मूल्य नहीं घटता तो फलन y बराबर एफ एक्स वर्तमान फलन है। यदि x के मूल्य के बढ़ने पर y का मूल्य नहीं बढ़ता तो यह हास्यमान प्रतिफल होता है। उदाहरण 1 में दर्शाया गया है कि वर्तमान फलन है। इसी प्रकार फलन y बराबर x प्लस 5 भी वर्तमान फलन है। उदाहरण 2 में दिया गया फलन हास्यमान फलन है। फलन y बराबर 50 माइनस x भी हास्यमान फलन है। किसी फलन का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण y बराबर एफ एक्स एक ग्राफ का उस फलन का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में फलनों के ग्राफ को नीचे दिया गया है: y x 0, 0, 10, 1, 15, 2, 18, 3, 20। y x b वाले में 0, 100, 5, 90, 10, 70, 20, 40। y बराबर 5 प्लस x y और x अक्ष में दिखाई गई हैं। y बराबर 50 माइनस x, जो y और x के बीच में नीचे की तरफ लाइन दिखाई गई है। सामान्यतः किसी ग्राफ में स्वतंत्र परिवर्त की माप समस्तर अक्ष पर की जाती है और परतंत्र परिवर्त की माप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर की जाती है, परंतु अर्थशास्त्र में कभी कभी इसके विपरीत भी किया जाता है। उदाहरण मांग वक्र को स्वतंत्र परितंत्र कीमत को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेकर बनाया जाता है और परतंत्र परिवर्त मात्रा को समस्तर अक्ष पर लेकर बनाया जाता है। वर्धमान परिवर्त का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रवणता वाला तथा ऊर्ध्व स्तरीय होता है और हास्यमान फलन का ग्राफ नीचे की ओर घटता हुआ प्रवणता वाला अथवा समस्तरीय होता है। जैसा कि हम ऊपर के आरेखों में देख सकते हैं, y बराबर 5 प्लस x का ग्राफ ऊपर की ओर प्रवणता वाला है और y बराबर 50 माइनस x का ग्राफ नीचे की ओर प्रवणता वाला है। मांग फलन को ग्राफीय रूप से भी दर्शाया जा सकता है, जैसा कि रेखाचित्र 2.13 में दर्शाया गया है। मांग फलन का ग्राफीय चित्रण मांग वक्र कहलाता है। उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः नकारात्मक होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा वह वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकता है तथा यह वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संभावित रूप से घट सकता है। अनाधिमान वक्र तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। एक व्यक्ति का विचार कीजिए जो केले x1 तथा आम x2 का उपभोग करता है, जिसकी आम m है x1 एवं x2 की बाजार कीमतें क्रमशः p1 डैश एंड p2 डैश है। चित्र ए सी बिंदु पर जिसके उपयोग संतुलन को दिखाता है जब वह केले और आमों को की क्रमशः x1 डैश तथा x2 डैश मात्राएं खरीदता है। चित्र 2.14 के पैनल बी हम p1 डैश को x1 के साथ दिखाते हैं जो x1 डैश की मांग वक्र पर प्रथम बिंदु है। आम केले y और x ए x1 x2 डैश x1 डैश x1 बार x1 कैप ए बी सी डी ई और बी डैश बी डबल डैश मूल्य का केले का मूल्य p1 कैप p1 बार कैप p1 डैश p1 x1 डैश x1 बार x1 कैप और x1 मांग केले की संख्या b और ए वाले में दिखाई गई हैं। रेखाचित्र 2.14 अधिमान वक्र तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति
मान लीजिए कि X1 की कीमत P1 बार तक गिर जाती है और P2 डैश तथा यम स्थिर रहता है। पैनल ए में बजट सेट विस्तृत हो जाता है और नया उपभोग संतुलन एक ऊंचे अनधिमान वक्र डी पर होता है, जहां वह अधिक केले खरीदता है। X1 बार ग्रेटर देन X1 डैश। इस प्रकार केलों की मांग बढ़ जाती है और इसी कीमत गिर जाती है। हम 2.14 के पैनल बी में P1 बार को X1 बार के साथ दिखाते हैं तो हमको मांग वक्र पर दूसरा बिंदु X1 प्राप्त होता है। इसीलिए केले की कीमतें P1 कैप तक और भी कम की जा सकती हैं, जिसके फलस्वरूप केले के उपभोग में X1 कैप तक वृद्धि हो जाती है। P1 कैप जिसे X1 कैप के साथ दिखाया गया है हमको वक्र पर तृतीय बिंदु देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि केलों की कीमतों में कमी एक व्यक्ति द्वारा खरीदे गए केलों की मात्रा में वृद्धि करती है, जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर लेता है। अतः केलों की मांग वक्र ऋणात्मक रूप से ढलवा होता है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलवा के प्रतिस्थापन एवं आम प्रभाव के आधार पर भी समझा जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से क्रियाशील होते हैं। जब केले सस्ते हो जाते हैं तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को केले के स्थान पर आम का प्रतिस्थापित कर अधिकतम कर लेते हैं, ताकि उन्हें कीमत परिवर्तन से वही संतोष प्राप्त हो जाए। फलस्वरूप केलों की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब केलों की कीमत गिरती है, उपभोक्ता की क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, जो केलों और आमों की मांग को और बढ़ा देती है। यह मुख्य परिवर्तन का आय प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप केलों की मांग और बढ़ जाती है। मांग का नियम: यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उस दिशा में है जिसे दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। रेखीय मांग वक्र को साधारणतः इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: dp बराबर a माइनस bp, 0 लेस देन आर इक्वल टू p लेस देन आर इक्वल टू a बाई बी इक्वल टू 0 पे p ग्रेटर देन a बाई बी। इक्वेशन 2.13 कीमत a बाई बी मात्रा a क्यू इक्वल टू a माइनस बी क्यू 0 a। रेखाचित्र 2.15 रेखीय मांग वक्र। यह चित्र समीकरण 2.13 में दिए गए रेखीय मांग को दर्शाता है, जहां a ऊर्ध्वाधर अंतःखंड है, माइनस बी मांग की वक्र प्रवणता है, 0 कीमत की मांग a है तथा a बाई बी के बराबर कीमत पर मांग 0 है। मांग वक्र की प्रवणता उस दर की माप करती है जिस पर कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाती है। वस्तु की कीमत में इकाई वृद्धि के लिए मांग b इकाइयां गिरती हैं। रेखाचित्र 2.15 में रेखीय मांग वक्र को दर्शाया गया है। सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं। मांग फलन उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए मांग तथा उसकी कीमत के बीच का संबंध है। जब अन्य वस्तुएं दी गई हुई हो, किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। अतः एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तुओं के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण है निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज। कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तुएं हो सकती हैं तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तुएं हो सकती हैं। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है
तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट जाती है। जैसे ही वह बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना प्रारंभ कर देता है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति आय में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता को वस्तुओं के उपभोग में कमी लाने को प्रेरित कर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से कीमतों से संबंध हो सकती है, जैसे जो कि इन दो विपरीत प्रभावों वाले शक्तियों से संबंधित है। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक है तो इस दशा में वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत विपरीत रूप से संबंध होंगे। यद्यपि यदि आय प्रभाव ज्यादा प्रभावकारी है प्रतिस्थापन प्रभाव से तो वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबंध होगी। इस तरह वस्तु की को गिफनी वस्तु कहा जाता है। स्थापना तथा पूरक हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तुओं की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तु स्थापना हैं जिसका एक दूसरे के पूरक है। जिन वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। इनके उदाहरण है चाय तथा चीनी, जूते तथा जुराब, कलम तथा स्याही आदि। क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट संभवतः चाय की मांग को बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसी ही होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता, वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थापना होती हैं। क्योंकि चाय कॉफी का स्थापन है, अतः यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर हो जाते हैं और इस प्रकार चाय का उपभोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थापनन वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। मांग वक्र में शिफ्ट मांग वक्र यह मानकर बनाया गया था कि उपभोक्ता की आय अन्य वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। यदि इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। कीमत मात्रा ए वाले में, कीमत मात्रा बी वाले में। रेखाचित्र 2.16 मांग में शिफ्ट पैनल ए वाले में मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है और पैनल बी वाले में शिफ्ट दाईं ओर होता है। अन्य वस्तुओं की कीमतें और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए हुए होने पर यदि इसकी आय में वृद्धि होती है तो प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। सामान्यतः वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंध वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थापना वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की रुचियों और अधिमानों के परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र का शिफ्ट हो सकता है। उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन यदि किसी वस्तु के पक्ष में होता है तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर होगा। इसके विपरीत उपभोक्ता के अधिमान में परिवर्तन यदि प्रतिकूल होता है तब मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उदाहरणतः गर्मी के मौसम में आइसक्रीम के मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होगा क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम को लोग अधिक पसंद करते हैं तथा इस तथ्य का लोगों के सामने आना कि शीतल पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है
शीत पेय के प्रति अधिमानों को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। इसके फलस्वरूप शीतल पेय के लिए मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होने की संभावना होती है। रेखाचित्र 2.16 मांग वक्र में शिफ्ट को दर्शाया गया है। यह बताना जरूरी है कि मांग वक्र में शिफ्ट तब होता है जब कीमत के अलावा किसी अन्य कारक में परिवर्तन होता है। मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, जैसा कि हमने पहले देखा है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करता है, यह वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियों और अधिमानों पर निर्भर करता है। मांग फलन वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तु अपरिवर्तित रहती हैं। मांग वक्र मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है। ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है और कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। अतः कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत की अन्य वस्तुओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। रेखाचित्र 2.17 में मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र के शिफ्ट को दर्शाया गया है। ए वाले में दिखाई गई है मात्रा और कीमत, बी वाले में मात्रा और कीमत। रेखाचित्र 2.17 मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र शिफ्ट। पैनल ए वाले में मांग वक्र की दिशा में गति को चित्रित करता है और पैनल बी मांग वक्र के शिफ्ट को चित्रित करता है। बाजार मांग। पूर्व खंड में हमने किसी उपभोक्ता की चयन की समस्या का अध्ययन किया और उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया, परंतु बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग को जोड़ जाती है। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कि एक वस्तु के लिए बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं। मान लीजिए कीमत P डैश पर उपभोक्ता ए की मांग कीमत P डैश P कैप Q1 डैश Q1 कैप। रेखाचित्र 2.18 ए मात्रा और कीमत के बीच में मात्रा और कीमत Q2 डैश Q2 कैप P कैप P डैश कैप। मात्रा और कीमत P1 डैश P कैप Q1 प्लस Q2 डैश डैश Q1 कैप प्लस Q2 डैश। मात्रा। बाजार मांग वक्र की व्युत्पत्ति। बाजार मांग वक्र विशिष्ट मांग वक्रों के सम स्तरीय संकलन से प्रस्तुत किया जा सकता है। Q1 डैश है तथा उपभोक्ता 2 की मांग Q2 डैश है, तब कीमत P1 डैश पर वस्तु की बाजार मांग Q1 प्लस Q2 डैश है। उसी प्रकार कीमत P कैप पर यदि उपभोक्ता 1 की मांग Q1 कैप है तथा उपभोक्ता 2 की मांग Q2 कैप है, तब कीमत P कैप पर वस्तु की बाजार मांग Q1 कैप प्लस Q2 कैप है। अतः किसी वस्तु के लिए प्रत्येक कीमत पर 2 उपभोक्ताओं की मांग को उस मूल्य पर जोड़कर बाजार मांग निकाली जा सकती है। यदि किसी वस्तु के लिए बाजार में 2 से अधिक उपभोक्ता हैं तो बाजार मांग उसी प्रकार प्राप्त की जा सकती है जैसा कि रेखाचित्र 2.18 में दर्शाया गया है। अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों का ग्राफीय रूप से चित्रण करके भी बाजार मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों को जोड़ना होगा। 2 वक्रों को जोड़ने की इस विधि को समस्तरीय संकलन कहा जाता है। 2 रेखीय मांग वक्रों का जोड़। उदाहरण के लिए एक ऐसा बाजार लेते हैं जहां 2 उपभोक्ता हैं और इन दोनों की मांग समीकरण नीचे दिए गए हैं। dP1 बराबर 0 माइनस P तथा D2P बराबर 15 माइनस 0। इक्वेशन 14 और 15। इसके अतिरिक्त 10 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता वस्तु 1 की 0 इकाई की मांग करता है तथा उसी प्रकार 15 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता वस्तु 2 की 0 इकाइयों की मांग करता है तथा बाजार मांग समीकरण 2.14 तथा 2.15 को जोड़कर निकाली जा सकती है। किसी भी कीमत पर जो 10 के बराबर हो अथवा उससे कम हो बाजार मांग 25 माइनस 2P द्वारा दी जाएगी तथा किसी भी कीमत पर जो 15 इकाइयों से अधिक हो बाजार मांग 0 तथा किसी भी कीमत पर जो 10 से अधिक हो और 15 से कम है या उसके बाजार मांग 15 माइनस P होगी। मांग का लोच। किसी भी वस्तु के लिए मांग
उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तन के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तनों के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती। मांग की कीमत लोच वस्तुओं के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की क्रियात्मक की माप है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच ईडी बराबर वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इक्वेशन 2.16 ए डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू 100 बटे डेल्टा पी बटे पी इंटू 100 अर्थात डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी इक्वेशन 2.16 बी, जहाँ डेल्टा पी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन है तथा डेल्टा क्यू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है। उदाहरण 2.2 मान लीजिए कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत ₹7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले हो जाती है। उसकी केलों के लिए मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी मूल्य प्रति केले रुपए में पी, पुरानी कीमत P1 बराबर 15, नई कीमत P2 बराबर 7, केले की मांग की मात्रा Q, पुरानी मात्रा Q1 बराबर 15, नई मात्रा Q2 बराबर 12 कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालते हैं। ध्यान दीजिए कि मांग की कीमत लोच एक ऋणात्मक संख्या होती है क्योंकि वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। फिर भी सरलता के लिए हम लोच के निरपेक्ष मान को ही लेते हैं। मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू बटे Q1 इंटू 100 Q2 माइनस Q1 बटे Q1 इंटू 100 अर्थात 12 माइनस 15 बटे 15 इंटू 100 बराबर -20। बाजार की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी बटे P1 इंटू 100 अर्थात P2 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100 7 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100 बराबर 40। इसीलिए उदाहरण में जब केलों की कीमत 40% बढ़ती है तो केलों की मांग 20% घट जाती है। मांग की कीमत लोच ईडी माड़ बराबर 20/40 बराबर 0.5 है। स्पष्ट केलों की मांग केलों की कीमतों की अपेक्षा अधिक खर्चीली नहीं है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होते हैं तो ईडी मार्ड को 1 से कम अनुमानित किया जाता है और उस कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बहुधा बेलोचदार पाई जाती है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होते हैं तो मांग बाजार मूल्य में परिवर्तनों की काफी अनुक्रियात्मक होती हैं और ईडी मार्ड को 1 से अधिक अनुमानित किया जाता है। दी गई कीमत पर वस्तु की मांग लोचदार होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग बाजार मूल्यों के परिवर्तन के काफी अनुक्रियाशील होते हैं और उसकी मांग की लोच 1 से अधिक मार्ड ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होते हैं तो को 1 के बराबर अनुमानित किया जाता है और वस्तु के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ध्यान रखिए कि कुछ वस्तुओं के लिए मांग की लोच लोचदार इकाई के बराबर लोचदार अथवा बेलोचदार हो सकती है। वास्तव में अगले परिच्छेद में एक रेखीय मांग वक्र के साथ मांग की लोच विभिन्न कीमतों पर अनुमानित की जाती है और नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिखाई जाती हैं। रेखीय मांग वक्र की दिशा में लोच। आइए एक रेखीय मांग वक्र Q बराबर A माइनस PB का विश्लेषण करें। ध्यान दीजिए कि मांग वक्र की किसी भी बिंदु पर मांग में परिवर्तन प्रति इकाई कीमत परिवर्तन है डेल्टा Q बटे डेल्टा P बराबर -B अर्थात इक्वेशन 2.16 B में डेल्टा Q बटे डेल्टा P के मान को स्थानापन्न करने पर हमें प्राप्त होता है -B P/Q। Q का मूल्य रखने पर ईडी बराबर -B
पी बटे ए माइनस बी की इक्वेशन। 2.17 से यह स्पष्ट है कि एक रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न होती है। P बराबर 0 पर लोच 0 है तथा Q बराबर 0 पर लोच इनफाइनाइट है, तो P बराबर A बटा 2B पर लोच 1 है। किसी भी कीमत पर जो 0 से अधिक हो परंतु A बटा 2B की तुलना में कम हो, लोच 1 से कम है, तथा किसी भी मूल्य पर लोच 1 से अधिक है जब कीमत A बटा 2B की तुलना में अधिक है। रेखाचित्र 2.19 में एक रेखीय वक्र पर मांग की कीमत लोच को जिसे समीकरण में दर्शाया गया है। रेखाचित्र 2.19 मांग वक्र की दिशा में लोच एक मांग की कीमत लोच रैखिक मांग वक्र पर अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न है। कीमत ए बाई बी, ई डी का मान बराबर इनफाइनाइट, ई डी का मान ग्रेटर देन 1, ई डी का मान बराबर 1, ई डी का मान लेस देन 1, ई डी का मान बराबर 0, ए बाई 2 बी, ए बाई 2, 0 ओ से एक बीच मात्रा और कीमत के बीच ग्राफ दिखाया गया है। रेखीय मांग वक्र की दिशा में लोच का ज्यामितीय माप कीमत ए बी के बीच में ई डी सी Q1 Q2 Q0 0 P0 P1 कीमत और मात्रा में। एक रेखीय मांग वक्र की लोच आसानी से ज्यामितीय पद्धति से मापी जा सकती है। एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मांग वक्र के नीचे वाले खंड में तथा ऊपर वाले खंड के बीच तथा उस बिंदु पर अनुपात के रूप में दी जाती है। ऐसा क्यों है, यह देखने के लिए नीचे दिए गए रेखाचित्र पर गौर कीजिए जो दर्शाती है एक सीधी रेखा रूपीय मांग वक्र Q बराबर A माइनस पी बी। मान लीजिए कि कीमत P0 पर वस्तु के लिए मांग Q0 है, तब अब एक छोटे से कीमत परिवर्तन पर गौर कीजिए। नई कीमत P1 है तथा उस कीमत पर वस्तु के लिए Q1 मांग है, तो डेल्टा Q बराबर Q1 डैश Q0 बराबर CD तथा डेल्टा P बराबर P1 P0 बराबर C। अतः ED बराबर डेल्टा Q बटे Q बटे Q0, डेल्टा P बटे P0 बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P0 बटे Q0 अर्थात Q1 Q0 P1 P0 इंटू O P0 O Q0 बराबर CD बटे CE इंटू O P0 बटे Q0 O। क्योंकि ECD तथा B P0 D समान त्रिकोण है, तो CD बटे CE बराबर P0 D बटे P0 B, परंतु P0 D बटे P0 B बराबर Q0 O P0 B, अर्थात ED बराबर O P0 बटे P0 B बराबर Q0 D बटे P0 B। क्योंकि B P0 D तथा BOA समान त्रिकोण है, तो Q0 D बटे P0 B बराबर DA बटे DB। अतः ED बराबर DA बटे DB मांग की लोच एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर इस ज्यामितीय तरीके से प्राप्त की जा सकती है। उस बिंदु पर लोच O है जहां मांग वक्र समस्तरीय अक्ष से मिलता है तथा उस बिंदु पर इनफाइनाइट है जहां मांग वक्र ऊर्ध्वाधर अक्ष से मिलता है। मांग वक्र के मध्य बिंदु पर लोच 1 है तथा बाईं ओर किसी भी बिंदु पर यह 1 से अधिक है तथा दाईं ओर किसी भी बिंदु पर यह 1 से कम है। ध्यान दीजिए कि समस्तरीय अक्ष पर P0 बराबर 0, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर Q0 बराबर 0 अतः मांग वक्र के मध्य बिंदु पर P बराबर Q बटा 2B। स्थिर लोच मांग वक्र रेखीय मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच 0 से इनफाइनाइट तक परिवर्तित हुए भिन्न है, परंतु कभी कभी मांग वक्र ऐसा हो सकता है कि मांग की लोच पूरी तरह से स्थिर रहे। उदाहरण के लिए एक कीमत मात्रा OQ बार, कीमत मात्रा P बार, कीमत मात्रा P डैश P कैप P बार, Q डैश Q कैप Q बार ABC। चित्र 2.20 स्थिर लोच मांग वक्र जैसा कि पैनल A में दर्शाया गया है। ऊर्ध्व स्तरीय मांग वक्र की दिशा में सभी बिंदुओं पर मांग का लोच 0 है। पैनल B में इस क्षैतिज मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की लोच इनफाइनाइट है। पैनल C में मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर लोच 1 है। ऊर्ध्वाधर मांग वक्र लीजिए जैसा कि रेखाचित्र 2.0
20A में दर्शाया गया है। जो भी कीमत हो स्तर क्यू बार पर मांग दी गई है, ऐसा मांग वक्र के लिए कीमत में परिवर्तन भी कम भी ई मांग में परिवर्तन का कारण नहीं बनता तथा सदा ही ई डी मार्ड बराबर 0 अतः एक ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। रेखाचित्र 2.02 बी एक क्षैतिज मांग वक्र को दिखाता है जहां बाजार मूल्य पी बार पर स्थिर रहता है। चाहे वस्तु के लिए मांग की स्तर कुछ भी हो, किसी अन्य बिंदु पर मांग की जाने वाली मात्रा शून्य हो जाती है। इसीलिए ई डी का मान बराबर इनफाइनाइट एक क्षैतिज मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। रेखाचित्र 2.20 सी एक मांग वक्र दर्शाता है जिसकी आकृति एक समकोणीय अतिपरवलय की है। इस मांग वक्र में यह गुण है कि मांग वक्र की दिशा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में सदा समान प्रतिशत परिवर्तन लाता है। अतः इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ई डी मार्ड बराबर एक। इसी मांग वक्र को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्राकृतिक और वस्तु के निकटतम स्थापन वस्तु के उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करें। ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होते। खाद्यान्नों की कीमतों के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः आवश्यकता वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचदार होने की संभावना होती है। यद्यपि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है, परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचदार हो सकती है। जैसा कि कुछ विशेष किस्म की दालों को ही ले लीजिए। यदि किसी विशेष किस्म की दालों की कीमत बढ़ जाती है तो लोग किसी अन्य दाल का उपभोग करने लगेंगे जो उसकी निकट का स्थापन है। उस वस्तु की मांग लोचदार होती है जिसका निकट का स्थापन वस्तु सरलता पूर्वक उपलब्ध है। इसके विपरीत यदि निकट की स्थापन वस्तु सफलता पूर्वक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग लोचहीन होगी। लोच तथा व्यय किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होती है। उस वस्तु की कीमत का गुणांक है जो यह प्रायः यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में कैसे परिवर्तन आते हैं। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे के प्रतिलोमता संबंध है। कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अर्थात कमी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को लीजिए। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर होने वाले व्यय कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए तालिका 2.5 में पंक्ति 2 को देखें जो दिखाती है कि वस्तु जैसे ही वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है उसकी मांग 12% गिर जाती है। इसके फलस्वरूप वस्तु पर होने वाले कुल व्यय गिर जाता है। दूसरी ओर यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम हो तो वस्तु पर व्यय अधिक होगी। तालिका 2.5 में पंक्ति 1 को देखें। यदि प्रतिशत मात्रा में कमी कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो तो वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहेगा। तालिका 2.5 में पंक्ति 3 को देखें। अब वस्तु की कीमत में गिरावट पर विचार करें। यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर व्यय में वृद्धि हो जाएगी। तालिका 2.5 में पंक्ति 4 को देखें। इसके विपरीत यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में कम है तो वस्तु पर किए गए व्यय में गिरावट आ जाएगी। तालिका 2.5 में पंक्ति 5 को देखें। और यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट के समान है तो वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहेगी। तालिका 2.5 में पंक्ति 6 को देखें। कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु
पर व्यय में परिवर्तन तभी विपरीत दिशा में जाएगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचदार है, तालिका 2.5 में पंक्ति 2 और 4 को देखें, वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तथा कीमत में परिवर्तन तभी समान दिशा में होगा जब केवल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम हो। अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचहीन, तालिका 2.5 में पंक्ति 1 और 5 को देखें, वस्तु पर व्यय तभी अपरिवर्तित रहेगा यदि केवल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान है। अर्थात यदि वस्तु इकाई लोच वाली है, तालिका 2.5 में पंक्ति 3 और 6 को देखें, तालिका 2.5 कीमत वृद्धि एवं हास्य के लिए काल्पनिक उदाहरणों से निम्न तालिका किसी वस्तु पर व्यय तथा लोच के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। क्रम संख्या कीमत में परिवर्तन P से मांगी जाने वाली मात्रा Q से मांगे जाने वाले मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, व्यय पर प्रभाव P गुणे Q, मांग की कीमत, लोच का स्वभाव E, D का मान 1 ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एरो +10 -0 8 ऊपर की तरफ एरो कीमत बेलोचदार, दूसरे में ऊपर की तरफ एरो नीचे की तरफ एरो +10 -12 नीचे की तरफ एरो कीमत बेलोचेदार, तीसरे में ऊपर की तरफ एरो नीचे की तरफ एरो +10 -10 कोई परिवर्तन नहीं, कोई लोच वाली, चौथे में नीचे की तरफ एरो ऊपर की तरफ एरो -10 +15 ऊपर की तरफ एरो कीमत बेलोचदार, पांचवें में नीचे की तरफ एरो ऊपर की तरफ एरो -10 +7 ऊपर की तरफ एरो कीमत बेलोचदार, छठवें में नीचे की तरफ एरो ऊपर की तरफ एरो -10 +10 कोई परिवर्तन नहीं, कोई लोचा वाली। आयताकार अतिपरवलय इसका समीकरण है xy बराबर c, जहां x और y तथा चर हैं तथा c स्थिरांक है। हमें एक वक्र प्रदान करता है जिसे आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है। यह नीचे की ओर प्रवणता वाला XY समतल पर स्थित एक वक्र है जिसे रेखाचित्र में दर्शाया गया है। वक्र कीमत मात्रा x और y, y1 y2 o x1 x2 p q xy बराबर c का कर्व दिखाई गई है पर किसी भी दो बिंदुओं P और Q दो आयताकार OY1 PX1 तथा OY2 QX2 समान है तथा C के बराबर हैं। यदि मांग वक्र का समीकरण PQ बराबर E का स्वरूप ग्रहण करता है जहां E स्थिरांक है, तब वह एक आयताकार अतिपरवलय होता है जहां कीमत गुणा मात्रा स्थिर है। ऐसे मांग वक्र में कोई मायने नहीं रखता कि उपभोक्ता किस बिंदु का उपभोग करता है, उसका खर्च हमेशा समान तथा ई के बराबर होगा। किसी वस्तु पर व्यय और लोच में परिवर्तन के बीच संबंध, मान लीजिए कीमत P पर किसी वस्तु के लिए मांग Q है तथा कीमत P प्लस डेल्टा P पर वस्तु के लिए मांग Q प्लस डेल्टा Q है। कीमत P पर वस्तु का संपूर्ण व्यय PQ है तथा कीमत P प्लस डेल्टा P पर वस्तु का संपूर्ण व्यय P प्लस डेल्टा P और Q प्लस डेल्टा Q है। यदि कीमत में परिवर्तन P प्लस डेल्टा Q होता है तो वस्तु पर व्यय में परिवर्तन है P प्लस डेल्टा P Q प्लस डेल्टा P माइनस PQ, अर्थात P डेल्टा Q प्लस P डेल्टा Q प्लस P डेल्टा Q डेल्टा P तथा डेल्टा Q के छोटे मानों के लिए डेल्टा P डेल्टा Q पदों का मूल्य नगण्य है तथा उस स्थिति में वस्तु पर व्यय में सन्निकट परिवर्तन Q प्लस डेल्टा P P प्लस डेल्टा Q द्वारा दिया जा सकता है। व्यय में सन्निकट परिवर्तन डेल्टा ई बराबर Q डेल्टा P प्लस P डेल्टा Q बराबर डेल्टा P Q प्लस P डेल्टा Q बटे डेल्टा P बराबर डेल्टा P Q1 प्लस डेल्टा Q बटे डेल्टा P P बटे Q बराबर डेल्टा P Q1 माइनस 1 प्लस ई डी ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिए कि यदि E लेस देन -1 तो Q1 प्लस ई डी लेस देन 0 तथा इस प्रकार डेल्टा E का विपरीत चिन्ह डेल्टा P है। यदि E ग्रेटर देन -1 तो Q1 प्लस ई डी ग्रेटर देन 0 तथा इस प्रकार डेल्टा E का समान चिन्ह डेल्टा P है। यदि ई डी बराबर -1 तो Q1 प्लस ई डी बराबर 0 तथा इस प्रकार डेल्टा E बराबर 0। सारांश सेट
बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यदि कीमत या आय दोनों में से किसी एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में परिवर्तन आ जाता है। सभी संभावित बंडलों के संग्रह के विषय में उपभोक्ता के सुस्पष्ट अधिमान है। वह उन पर अपनी अधिमानता के अनुसार उनकी श्रेणीकरण कर सकता है। उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट मानी जाती हैं। अनादिमान वक्र सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। अधिमान की एक दृष्टि से अभिप्राय है कि अनादिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। उपभोक्ता का अधिमान सामान्यतः अनादिमान मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। उपभोक्ता और अधिमान सामान्यतः उपयोगिता फलन द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। एक युक्तशील उपभोक्ता सदा बजट सेट में से अपने सर्वाधिक अधिमानता बंडल का चयन करता है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा तथा अनादिमान वक्र के बीच इस परिचितता बिंदु पर स्थित होता है। उपभोक्ता का मांग वक्र वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसका चयन उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर ऐसी स्थिति में करता है जब अन्य वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उनकी रुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं। मांग वक्र की प्रवणता साधारणतः नीचे की ओर रहता है। किसी सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि गिरावट के साथ होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि गिरावट होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में गिरावट वृद्धि होती है। बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं के मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की मांग के प्रतिशत में परिवर्तन को किसी कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। मांग की लोच एक शुद्ध संख्या है। किसी वस्तु के लिए मांग की लोच और उस वस्तु के संपूर्ण व्यय का आपस में गहरा संबंध है। बजट सेट अधिमान अनादिमान वक्र एकदिष्ट अधिमान उपयोगिता फलन मांग वक्र आय प्रभाव निम्न स्तरीय वस्तु पूरक लोच बजट रेखा अनादिमान प्रतिस्थापन की दर प्रतिस्थापन की हास्यमान दर अनादिमान मानचित्र उपभोक्ता का इष्टतम मांग का नियमन प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्यतः वस्तु स्थापन वस्तु मांग की कीमत।